बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अल-अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, एक दूसरे को जोड़ने के लिए सड़कें बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं और सड़कें अगर टूटी फूटी हों तो एक दूसरे से राबतों का जो ज़रिया है वो बड़ा तातुल का शिकार हो जाता है, बड़ी परेशानी, डिप्रेशन का शिकार भी इंसान हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मत हैं हम पंजाब के रहने वाले, जिनके लिए उनकी हुकूमत जो है सड़कों की तरक्याती मंसूबों में नई पेशरफ्त का इजाफा कर चुकी है और उसको अमली जामा भी पहना चुकी है। और दावा तो ये किया जा रहा है कि सिर्फ 75 दिनों के दौरान 1129 सड़कें मुकम्मल कर ली गई हैं। जनाब, एक बड़ा संगे मिल है। जी हाँ, और सीबीडी को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि जुनैद के और हमारे फासले कम करता है। और बहुत से जुनैद हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वरना जुनैद का शिकवा ये होता था कि बहुत ट्रैफिक है। लेकिन सीबीडी बनने के बाद अब वो फासले जो है वो बिल्कुल महदूद होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों के जायज़ा इजलास में मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। और इजलास में बताया गया है वज़ीर आला पंजाब को कि कितने वक्त में 2.5 साल जो दौर है उसके मजमूई तौर पर जो 32,000 सड़कें हैं उसमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। और ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि रवां साल जो अप्रैल से जुलाई तक 6,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों का नेटवर्क था वो भी तामीर किया गया है। और हम देख भी रहे हैं सोहने पिंड सोहनिया रावा जो प्रोग्राम है वो दही इलाकों में भी अब रोड को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी के लिए नुमाया काम कर रहा है। और हम हमेशा यही कहते थे और अवाम का भी शिकवे हुआ करते थे कि लाहौर को तो बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन सड़कें भी, मतलब लाहौर की सड़कें तो खूबसूरत हैं, लेकिन दही इलाकों की कब बनेगी, क्योंकि जो दही इलाकों में रहने वाले उनके शिकवे थे। बिल्कुल, और इस शिकवे को दूर किया गया है, बहुत ही बर्क रफ्तारी के साथ किया गया है। और ये एक मिसाल है बाकी सूबों के लिए भी, बाकी सूबों के रहने वालों को भी उतना ही हक हासिल है अच्छी खूबसूरत सड़कों के ऊपर सफ़र करने का जितना पंजाब के रहने वालों के लिए। तो हमारे लिए आसानी हो चुकी है, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है और काबिल तहसीन है एकदम। इस तरह के बाकी भी जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें किया जाना चाहिए और बाकी सूबों के अंदर भी ये तमाम सहूलियात और तमाम जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ जाते हैं और मवासलाती रास्ते बहाल ना होने की वजह से, सड़कें टूटी होने की वजह से बहुत से लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, हादसात की वजह बनते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाकी सूबे भी सीखेंगे और इस पर जल्दी से काम मुकम्मल किया जा सकेगा। बिल्कुल जी, अब आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, धमकियां जारी रहीं तो अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब्बास अरागची का दो टोक ऐलान, अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरान ने मुसलसल धमकियां देने पर ट्रंप को वार्निंग दे दी है। और जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप का वतीरा है, एक के बाद दूसरा बयान और ख़त्म कर देने का बयान कि ईरान को अब अगर ईरान ने मुज़ाकरात में कामयाबी ना होने दी तो ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह के बयानात के बाद अब अब्बास अरागची भी दो टोक ऐलान कर रहे हैं। इस पर तफसील से हम आज जायज़ा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी मानसून में अर्बन फ्लडिंग की, जिसको रोकने के लिए ज़ेर ज़मीन टैंक्स कितने मौसर हैं। गुज़िश्ता साल हमने देखा सियालकोट में, नारोवाल में, जेहलम में, दीगर कई इलाकों में शदीद बारिशें हुई और अर्बन फ्लडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो अभी इस बार काफ़ी अरसे से फोकास जारी है, प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बर वक्त इक़दाम किए जाएँ पानी सर से गुजरने से पहले। इस पर क्या कुछ हो सकता है, माहिरीन की राय शामिल करेंगे। जी हाँ, और उसके बाद बात करेंगे रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब आंसू में बिखर गया। फीफा वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल, लेकिन रोनाल्डो बाहर हो गए। इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे, कितने इमोशनल नज़र आए वो, और वो उनका आखिरी ये वर्ल्ड कप था जिसको वो जीतना चाहते थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो ये जीत नहीं पाए। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। जी हाँ, और फिर आज ही के प्रोग्राम में इस मौजू पर भी बात होगी कि क्या आपका गुस्सा भी मुनाफिक है, क्योंकि हम उम्मीद तौर पर देखते हैं कि गुस्सा ज़्यादातर अपने से कम दर्जे के अफराद पर ही आता है। ऐसा क्यों है? अपने से ताकतवर पर हम गुस्सा क्यों नहीं करते, अपने दिल की भड़ास क्यों नहीं निकालते? तो इस मुनाफिकत की वजह क्या है, इस पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर भी बात होगी। उसके बाद बात होगी दमाग और जरसूमे की। निगलेरिया से कराची में रवां साल की तीसरी हलाकत की तस्दीक और इस जरासीम ने किस तरह से दमागों को डैमेज किया है, किस तरह से इंसानी ज़िंदगी का खात्मा किया है। इस पर भी हम माहिरीन की राय लेंगे, कितना ख़तरनाक है ये जरासीम। लेकिन आ जाते हैं पहले अपने पहले टॉपिक की जानिब। और हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बयानात देते हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला कर सकते थे, नहीं किया, क्योंकि अगर हमला कर देते तो फिर किसके साथ हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आते या किसके साथ हम दस्तखत की मेज़ पर आते। लेकिन
दूसरी तरफ अब देख रहे हैं हम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वो भी साफ साफ बोलने लगे हैं। वो कहते हैं कि अगर इसी तरह की धमकी अमेज़ बयानात जारी रहे और इसी तरह हमें धमकाया जाता रहा तो फिर किसी भी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे या मुज़ाकरात की मेज़ पर हम नहीं आएंगे। ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है और इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल मशरक़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। हामिद खान साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। जो बात की जा रही है अब्बास अराग़ची की तरफ से वो माकूल बात लगती है कि आपने खुद ही MOU पर दस्तखत किए हैं तो अपने वोट को इज़्ज़त दीजिए, वोट को कह रहा हूँ मैं, अपने दस्तखत को इज़्ज़त दीजिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अपने ही की बात को रद्द कर देते हैं, उसके खिलाफ बयान देते हैं, धमकियां देते हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया जुनैद। देखिए, बात यह है कि बदकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपनी जो वक़्त है और अपना जो स्टेचर है वो गिराते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में और ख़ुद अमेरिका के अंदर भी अब लोग इतने ज़्यादा आदी हो गए हर रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात की वजह से कि उनके बयानात को उस अंदाज में वेटेज या अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन आपको पता है कि बदकिस्मती से पिछले 6 से 7 घंटों में और स्पेशली पिछले 2 घंटों में कितनी तेज़ी से तब्दीली आई है कि अमेरिका ने 28 से ज़्यादा ईरान की तंसीबात पर हमला किया है, जिसके जवाब में अभी ईरान ने कुवैत, बहरीन पर दोबारा से जवाबी कार्रवाई की है जो कि अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर। और अमेरिका ने जो ईरान का जो तेल सप्लाई है, जो तेल की सप्लाई करने की इजाज़त थी उसको फिर मुअत्तल कर दिया है और ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी हैं कि वो तेल दोबारा से नहीं बेच सकता जो 60 दिनों के लिए उसको इजाज़त मिली थी। गोया कि अमली तौर पर उस MOU को ख़त्म करने की तरफ इक़दामात हो रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। जो अब्बास अराग़ची ने बात की वो वही बात जो है वो अमली तौर पर साबित होती नज़र आ रही है। और फिर एक बार एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर जिस अंदाज में इस सारी जो मेहनत है, जो काविश है कि हर हालत में खित्ते में अमन अचीव किया जाए, उसको इंतहा से ज़्यादा ख़तरे में डाल दिया गया है। एक तरफ अमेरिका जो है वो फिर एक बार ईरान पर इल्ज़ामात लगाता है कि जी इन्होंने ऑयल टैंकर्स पर हमला किया, जबकि ईरान ये कहता है कि वो बिना इजाज़त और उस सिस्टम से नहीं गुजरे जो हमने एक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का एक डिज़ाइन किया है। लेकिन सबसे परेशान कुन सूरत हाल ये है कि हर गुजरते लम्हे के साथ अगर ये हमले दोबारा एक दूसरे पर शिद्दत से जारी हो गए तो फिर अमली तौर पर ना सिर्फ वो MOU खतरे में पड़ जाएगा बल्कि दोबारा खित्ते में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो कहते हैं कि ना तो अब उनका कोई और इस हवाले से उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर कोई चीज़ है इससे कि वो दस्तखत कर सकें या MOU या फिर एक अच्छा मुआहिदा कर सकें, एक अच्छी डील कर सकें, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने अहदाफ मुख्तलिफ रखे हुए थे। पहले उनकी तरजीहात कुछ और थी, रजीम चेंज की बात करते थे, फिर अपना हुर्मुज़ को खुलवाने की बात करते थे। अब वो कहते हैं कि मुआहिदे से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है और वो उनका फोकस मुआहिदे पर है। जिस मुआहिदे को, जिस MOU को वो कामयाब होने नहीं दे रहे हैं या उनके जो बयानात हैं वो सबूताज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ बयानात दे रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए या अपने अवाम के सामने सच्चा होने के लिए और बताने के लिए कि हम कितने पावर में हैं और हमने कितना कुछ गेन किया है बजाय से कि हमने नुकसान उठाया है। तो क्या इनको सिर्फ बयानात तस्वुर किया जा सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ तो हम देख रहे हैं छेड़खानी भी हो रही है, सिर्फ बयानात की हद तक तो नहीं लिया जा सकता फिर। और अब्बास अराग़ची जिस तरह से अब वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस सूरत पर जो अगर ईरान की सलामती पर कोई बात आएगी या ईरान को कमज़ोर करके झुका कर कोई उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे तो ये तो ईरानी कौम झुकने वाली नहीं है और ना ही वो किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो फिर क्या इसको किस तरह से ये कामयाब हो पाएंगे? MOU तो ऑलरेडी टेंशन में आ गया है कि वो कामयाब होता है कि नहीं होता है, उसके बाद मुज़ाकरात या उसके बाद होने वाला कोई भी मुआहिदा हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? इशाल, देखिए बात ये है कि बिलाशुबा ये जो मेन इनके जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं वो अपनी लोकल पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, यानी उस आवाम के लिए हैं जिनके पास उन्होंने नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, उस आवाम के लिए हैं जिनको ये नज़र आया कि इन 14 निकात के अंदर 11 जो निकात हैं वो तो ईरान की फेवर के हैं और जो यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से या न्यूक्लियर पावर ना बनने के हवाले से जो नुक्ता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप पूरा क्रेडिट ले रहे हैं वो तो ईरान की कौम
कौम पहले भी कहती है कि उन्होंने एटम बम नहीं बनाना है। तीसरी बात ये है कि अगर अमेरिकन या ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि वही बात कि किसी भी तरह ईरान को एक तरफ से जो है डरा धमका कर और दूसरी तरफ से थपकी लगा कर कोई काम निकलवा सकेंगे या उनको डरा ज़ेरे निगी कर सकेंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप देखें कि जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा है, अभी आज वो नजफ में पहुंचा है, पूरी जितना वो इराक में और जहाँ जहाँ करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, उमड़ रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि खित्ते के अंदर और खुसूसी तौर पर ईरान के अंदर खामनाई साहब जितने मकबूल हैं और जिस तरह उनको शहीद करके अमेरिका ने अपने खिलाफ एक मुकम्मल तौर पर जो कोई 2-4% लोग ईरानी हुकूमत के खिलाफ थे उनको भी अपने खिलाफ कर दिया। सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। मैं ये समझता हूँ कि MOU भी ख़तरे में है और 60 दिन जो तय पाए थे कि इतने सारे मामलात उनमें हल होंगे, वो मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक और पेशरफ भी है डॉक्टर साहब के नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर टर्की पहुँचे हैं और टर्की के लिए तो बड़ा मस्बत रहा है ये दौरा डोनाल्ड ट्रंप का। उनके ऊपर से पाबंदियां हटा दी गई हैं, F-35 की डील होने जा रही है जिसके ना होने के लिए बड़ी कोशिश की इजराइल ने, नेतन्याहू ने, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई यहाँ पे भी। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा जो मामला है इस तमाम तनाज़े के अंदर दूरियां तो मज़ीद बढ़ गई हैं इजराइल और अमेरिका के दरमियान? देखिए F-35 के हवाले से ये बिकॉज तुर्की जो है वो नेटो का कंट्री है, उस हवाले से ये ऑब्लिगेशन भी थी, ये लाजमी भी था। और आप एक जहन में रखें कि सदर ट्रंप जो हैं वो कारोबारी हैं, वो समझते हैं कि उनको बिजनेस इज़ फर्स्ट। और इसराइल को वो, मैं नहीं समझता कि इसराइल से ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी। वो नेतन्याहू का जो है वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक बात हमें जहन में रखनी है कि सदर ट्रंप जो हैं वो ज़ाती तौर पर ताल्लुकात और इख्तलाफात के ऊपर अपनी सदारत चला रहे हैं, जहाँ पर उनका नेतन्याहू से इस पर ज़ाती तौर पर इख्तलाफ है कि वो ये समझते हैं कि नेतन्याहू ने उनको इस दलदल में फंसाया है, अमेरिका को और सदर ट्रंप को। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन अगर हम ये समझें कि इसराइल से अमेरिका बहुत पीछे हट जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। जो टर्की को जो F-35 मिलना है वो पहले भी था, बल्कि उसके अंदर अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी जिसको वो रिकवर कर रहे हैं। और दूसरी जानिब सदर ट्रंप चाहते हैं कि दोबारा से नेटो के साथ थोड़ी सी उनकी हमानगी हो जाए, क्योंकि आप देखें कि नेटो जो है वो एक तरह से बिल्कुल अमेरिकी इक़दामात के मुखालिफ खड़ी है। यूरोपीय यूनियन जो है वो भी सदर ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर सदर ट्रंप का ये जो इक़दाम है ये बुनियादी तौर पर नेटो को दोबारा हमनवा करने की कोशिश है। लेकिन जितनी मजबूत अमेरिका में यहूदी लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, या अमेरिकी सदर के करीब के लोग आप देखें, स्टीव विटकॉफ हो गए, जेरेड किशनर हो गए, पीट हेग्जिट हो गए, ये सारे जो हैं ये बुनियादी तौर पर सहूनी लॉबी के लोग हैं और किसी भी हालत में इसराइल के खिलाफ नहीं जाने देंगे अमेरिका को। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम देख लें डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता, आप भी कह रहे हैं कारोबारी शख्स हैं और वो अपने मफाद में फ़ैसले करते हैं। अभी तक के तो उनके फैसले बहुत सारे उनके मफाद में भी गए हैं और बहुत सारे उनके अगेंस्ट भी गए हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन में उन्होंने गेन तो कुछ नहीं किया, लूज़ बहुत कुछ करने की पोजीशन में वो आ चुके हैं और इस वक्त उन्हें अमेरिका के अंदर से भी इख्तलाफात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और फिर जिस तरह की कंडीशन में वो आ चुके हैं वल्नरेबल, लगता नहीं है कि वो मिड टर्म इलेक्शन में कुछ खास हासिल कर पाएंगे। आपको क्या लगता है इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर जो कुछ वो अभी कर रहे हैं, अपने हालिया दौरे या फिर जिस तरह के उनके काम हैं, जिस तरह के उनके बयानात हैं, नेतन्याहू को भी नाराज़ कर चुके हैं और जोइश लॉबी वहाँ पर बड़ी एक्टिवली काम करती है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचा पाएंगे या कुछ गेन कर पाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में उसके बाद भी? देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ये आखिरी मौका है। अमेरिकन आइन के मुताबिक 2 बार से ज़्यादा आप अमेरिकी सदर नहीं बन सकते हैं, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि वो अपने इक़दामात को जारी रखें। वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में ये इलेक्शन बहुत बड़ी कामयाबी से ना जीत सकें और बहुत सारी सीटें जो हैं वो डेमोक्रेट्स पे चली जाएँ। लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस के ऊपर 2 साल तक तो ये कंट्रोल करते रहेंगे और 2 साल के बाद बुनियादी तौर पर मिड टर्म इलेक्शन हारना
सदर ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल है, वहीं पर जेडी वैंस के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो कि प्रेसिडेंट इन वेटिंग है, जो ये समझते थे कि हम इस अपनी सदर ट्रंप की कारकर्दगी से रिपब्लिकन जो हैं वो अगली बार भी इक़्तिदार ले सकेंगे। लेकिन अगर मिड टर्म ये इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर किसी भी हालत में जब जनरल इलेक्शन आएगा 3 साल के बाद, तो जेडी वैंस जो है वो मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे और दोबारा से डेमोक्रेट सदर जो हैं वो पावर में आ जाएंगे। सो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो तरजीहात हैं वो भी अगेन जैसे हम बात करें वो ज़ाती तौर पर है। मिड टर्म इलेक्शन से ज़्यादा वो अपने जो बहुत सारे मकासद हैं जिनका कोई वो हासिल करना चाहते हैं, उनको ये 2-2.5 साल का टाइम पीरियड बड़ा कम लग रहा है। लेकिन वहाँ पर वो ये बात समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हैसियत से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, रिपब्लिकन पार्टी बहुत डैमेज हो जाएगी इन मिड टर्म इलेक्शन से। बिल्कुल सही। तो फिर तो डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो पता है कि उनका ये आखिरी टेन्योर है, लेकिन अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो जेडी वैंस को हुआ है कि वो अगर पार्टी उस तरह से मकबूलियत खो देती है तो शायद अगले प्रेसिडेंट वो नहीं होंगे, उनकी पार्टी हार जाएगी। इससे तो बड़ा नुकसान उनको ही हुआ। बिल्कुल ऐसी है, मतलब एक बार फिर वही बात है कि वो सदर ट्रंप जो है वो ज़ाती मुफादात को अहमियत दे रहे हैं पार्टी मुफादात के ऊपर। सदर ट्रंप अमेरिका से ज़्यादा कई जगह पर अपने मुफादात या अपनी पॉपुलैरिटी या अपने मकासद को अहमियत दे जाते हैं। इसीलिए बात की जा रही है कि वो जो लगा कर आए थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी जगह अब कहीं पर उन्होंने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे खित्ते को जंग में झोंक दिया। अब कहीं पर अपने ज़ाती मुफादात के लिए तुर्की को और नेटो को खुश करने जा रहे हैं ताकि खित्ते के अंदर दोबारा से एक तरह से अपना एक जो असर रसूख है वो बहाल कर सकें। लेकिन एक चीज़ बड़ी समझ आने वाली है, वो ये है कि खुद अमेरिकन पब्लिक जो है वो बहुत सफ़र कर रही है। अमेरिका में चाहे ऑयल प्राइसेस हो, क्रिप्टो का बहरान हो, स्टॉक एक्सचेंजेस का बहरान हो, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो, ये सारा कुछ देखकर हमें एक बात बड़ी क्लैरिटी से समझ आ रही है कि खुद अमेरिकी सदर के हाथ से मामलात निकल रहे हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उनके जाने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी कितने नुकसान में होगी। इवन मिड टर्म इलेक्शन के बाद अगर बहुत बुरी तरह लूज करते हैं तो उनका अपना मुआवजा भी हो सकता है, जिसको रोकना जो है वो रिपब्लिकन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नुकसान और डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से ईरान कह रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि अपने ही किए हुए MOU पर दस्तखत को इज्जत दीजिए और बार बार धमकियाँ देने के सिलसिले को बंद कीजिए ताकि जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके। हम बहरहाल दुआगो हैं 11 जुलाई को, अब से कुछ दिन के बाद पाकिस्तान में अगली बैठक होगी और उसके बाद 13 और 14 को उसमें टेक्निकल टीम्स भी इन्वॉल्व होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हल तलब मामलात हैं वो पुरसुकून अंदाज में हल हों और इसमें हमलों का सिलसिला भी रुके और धमकियों का सिलसिला भी रोका जा सके। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, दीगर अहम इशूज़ शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने मानसून बारिशों के दौरान शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए सूबे के मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर ज़मीन पानी ज़ख़ीरा करने के बड़े बड़े जो टैंक्स थे उन्हें तामीर करने का मंसूबा शुरू कर दिया है और इस पर हम कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। किस तरह से वाटर रिजर्वायर्स को यकीनी बनाया जाए, अर्बन फ्लडिंग से बचा जाए और पानी जो हमारे लिए कीमती असासा है वो वबाले जान ना बन जाए, वो जहमत ना बने बल्कि रहमत बने, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है। तो अब ये इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट ने फाइनली ले लिया। बिल्कुल जी, और हुकाम के मुताबिक लाहौर में 18 जबकि दीगर शहरों में इब्तदाई मरहले में 9 ज़ेर ज़मीन जो टैंकर्स हैं वो तामीर किए जाएंगे, जिनमें बेशतर मुकम्मल भी हो चुके हैं जबकि बाकी आखिरी मराहल में हैं। और मानसून के दौरान पंजाब के कई शहरी इलाके शदीद बारिशों के बायस ज़ेर आब आ जाते हैं। नशेबी इलाकों में भी सड़कें, गलियाँ, घरों में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोगों का सामान, कीमती अशिया ख़राब हो जाती हैं और फिर रोज़ गलियों में भी पानी खड़ा होने की वजह से जो मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं। बिल्कुल, और लोग अपने दफातर तक नहीं जा पाते, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं जा पाते, जो कि एक बड़ा चैलेंज बन जाता है शहरियों के लिए। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल मकबूल साहब, माहिर मौसमियाती तब्दीली। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। तो बड़ा ही अच्छा इकदाम है हुकूमत का। अगर हुकूमत को अभी भी ख्याल आ गया इस चीज़ का कि रिजर्वायर्स बनने चाहिए और पानी को सेव करना चाहिए, हमारा जो हमसाया मुल्क है, दुश्मन हमारा बैठा हुआ है हमारे बिल्कुल सरहाने पे, उसका तो वतीरा ये है कि जब पानी की कमी होगी तो पानी रोक लिया जाएगा और जब पानी वाफर मिकदार में होगा
होगा, पाकिस्तान में भी ज़रूरत नहीं होगी, तो उस वक्त पाकिस्तान में इतनी मिकदार में पानी छोड़ दिया जाएगा कि फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इससे बहुत सारे नुकसानात, फसलें तबाह हो जाती हैं, घर डूब जाते हैं, दही इलाके बिल्कुल डूब जाते हैं, बल्कि शहरी इलाके भी उसकी जद में आ जाते हैं। लेकिन अब जो इकदाम किए जा रहे हैं, तकरीबन बताया जा रहा है 10 रिजर्वाइज बनाए जा रहे हैं लाहौर में, 9 रिजर्वाइज दीगर जो इलाके हैं इससे जुड़े हुए उनमें बनाए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये काफ़ी होंगे रिजर्वायर्स और इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि सैलाबी पानी या रेले को अपने अंदर समा सकें और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ किया जा सके? कितना एहसन इकदाम समझते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया जी, मुझे एक दफ़ा फिर से मुझे मदऊ करने पे। और मेरा ख्याल है कि ये अहसन एक कदम है पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मैं थोड़ा सा मैं इस पर एलैबोरेट करना चाहूँगा। ये एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, वन ऑफ द स्टेप्स। तो ये एक मरबूत नहीं है। मरबूत इसकी जो है जो फ़ायदा उस वक्त होगा जब ये एक इंटीग्रेटेड तरीके से इसको किया जाए, अप्रोच किया जाए। अर्बन फ्लडिंग में इशू वही है कि पानी को मैनेज कैसे किया जाए जो एक्स्ट्रा पानी आता है। एक चीज़ मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं नाजरीन के लिए कि हमें पानी के साथ लड़ना नहीं है। हमें पानी को के साथ हमें उसके साथ हमें जीना सीखना चाहिए और उसको एक एज अ रिसोर्स देखना चाहिए। तो उसकी अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं तो वो एक अच्छा कदम है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जो है इसको एक मजबूत तरीके से जो ड्रेनेज है ना पूरे शहर का, उसके साथ इसको कनेक्ट करें ताकि जो भी फ्लडिंग हो वो मैनेज हो सके प्रॉपरली। अगर वो पूरे के सिस्टम के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होगा तो ये एक स्टैंड अलोन इंजीनियरिंग सोल्यूशन होगा। तो दूसरा ये है कि आपके ख्याल में ये सोहेल साहब, ये जो अभी निज़ाम बनाया जा रहा है, जो अभी जो जितने भी टैंक्स बने हैं या अभी बनाए जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये इंटरकनेक्टेड नहीं है? और अभी तक ये सोच क्यों नहीं, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा आपके ख्याल में हुकूमत की तरफ से? देखें जी, जहाँ तक डैम्स का ताल्लुक है, डैम्स भी अगर हम कहें कि ये फ्लड्स के लिए कोई एक सोल्यूशन होगा, वो मेरी नज़र में वो सोल्यूशन नहीं है। वो एक वन ऑफ द स्टेप्स है टू मैनेज द फ्लो। पानी को कैसे हम मैनेज करते हैं जो कि कुदरत की तरफ से हमारे पे एक्स्ट्रा है फ्लड की सूरत में, तो वो भी है। और दूसरा ये है कि जो अर्बन का अगर हम उस पर कंसंट्रेट करें तो अर्बन में जब तक कि हम इस तरह के रेजर्वायर और इनको हम कंबाइन करें, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र किया, जिस तरह चाइना में स्पॉन्ज सिटी है, कि आपकी सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस पे हो कि उसके डिज़ाइन फीचर्स में ये एक इंटीग्रेटेड हो कि पानी को आपने रन ऑफ नहीं होने देना, पानी को आपने अब्जॉर्ब करना है। क्योंकि ऑलरेडी लाहौर और सब तकरीबन बड़े शहर जो हैं वो 50% डिप्लीट कर चुके हैं ग्राउंड वाटर। तो ये हमारी सूरत हाल है। अगर हमने ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करना है और साथ मैनेज भी करना है फ्लड को, तो हमें, मैं फिर से कहूँगा कि हमें पानी के साथ एक अच्छे तरीके से रहना सीखना चाहिए, ना कि उसको हम रोकें, उसको हम उसके साथ लड़ें और उस तरह की बात करें, उसको हम रास्ता दें। अच्छा सोहेल साहब, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि डिफरेंट ममालिक ने उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म रखा हुआ है, सिटीज़ ऐसे बनाए हुए जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, हमारे तो जो शहरी इलाके हैं या जो हमारे बड़े शहर हैं, उनके अंदर तो अब एब्जॉर्प्शन की स्पेस भी नहीं बची है कि पानी के अंदर मट्टी, कच्ची मट्टी मौजूद ही नहीं है। ऐसे इलाके या ऐसे जगह मौजूद नहीं है जो कि एब्जॉर्प्शन कर सकें और उसके बाद वो पानी ज़ेरे ज़मीन भी जाए और हमारे लिए साफ़ पानी पीने का भी मुहैया हमें हो पाए कल को। तो क्या फिर हमें कल को टैंकर्स ही, जैसे कराची में इस वक्त टैंकर्स माफिया बहुत गर्म है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी पानी की जो पीने की भी सतह वो बहुत नीचे जा चुकी है, तो वहाँ पर भी अब टैंकर्स माफिया सरगर्म होने लगा है। तो हमें लाहौर में भी इसी चीज़ का इंतज़ार करना होगा क्या कि अब टैंकर्स माफिया पे हमें तकिया करना है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो मुझे लगता है बहुत कम जगह शहरों के अंदर रह गई हैं। ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन देखें जी, तरक्की तो चल रही है और तरक्की चलती रहेगी। हमने ये फैसला करना है कि आइंदा की तरक्की ग्रीन जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगी। जो भी हम काम करें उसमें इंश्योर करें कि उसके डिज़ाइन में
और उसके डिज़ाइन में ये इंटीग्रेट हो। अगर आप डिज़ाइन में नहीं करेंगे तो आगे फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, आगे एक्सिक्यूशन होती है, इम्प्लीमेंट में आप देख लेना जो है आप मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स का, ओवरहेड्स का, आपकी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का, उसमें और बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये एक इशू और ऐड होगा अगर हम इसको ग्रीन जो है डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते, मीनिंग कि आप स्पॉन्ज सिटी वाला जो है अप्रोच अभी भी शामिल कर लें। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह सीडीए ने अब कर दिया है, एलडीए भी हर घर जो नया बनता है उसके डिजाइन में, डीएचए भी करे, सारे करें कि हर घर में एक अपना जो है वो स्टोरेज हो, रेन वाटर हो, जो है नेचुरल आप उसके साथ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उसमें आप बजरी डालते हैं, वो फिल्टर होके जाता है, वो आपका साफ पानी आपको अंदर स्टोर होता है। जब तक कि हमारा ये एक मजबूत तरीके से नहीं हम चलेंगे, उसमें स्टोरेज भी नहीं मुमकिन होगी, उसमें जो ड्रेनेज मैनेजमेंट भी मुमकिन नहीं होगी। तो सोहेल साहब, अभी ये इसी सीजन में ये मुमकिन हो पाएगा? इतना वक्त हमारे पास होगा? क्योंकि अभी तो मानसून का तकरीबन आगाज हो चुका। हाँ जी, नहीं, अभी तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो है ना, जब हम फॉर एग्जांपल लाहौर में रावी का इशू होता है, वो ओवरफ्लो होता है और फ्लड्स जो है फिर दाखिल हो जाते हैं साइड के एरियाज में, तो आप पानी को अभी से ही अगर रास्ता आप उस तरह उसको रोकने का ना करें, बंद ना बांधें, उसको आप नेचुरल तरीके से उसको रास्ता दें, तो वो रास्ता पानी लेगा तो वो शहरों की तरफ नहीं आएगा। इतना तो आप कर सकते हैं, मतलब बजाय ये कि हर साल आप जनाब इतने ठेके देते हैं कि आपने मतलब क्वारीज में से पत्थर ला के चीजों को रोकना नहीं है, आपने जगह देनी है दरिया को गुजरने के लिए और बारिश के पानी को गुजरने के लिए। और उसके साथ साथ आप नेचुरल पॉन्ड्स की आप जैसे मैडम कह रही थी कि हमारे तो अब जगह भी नहीं रही, लेकिन अभी भी दरिया के किनारे जगह जो भी बची हैं, खुदारा इसमें नेचुरल सॉल्यूशंस लाएं। बिल्कुल सही। जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं कभी भी और इस तरह के डेट पास सॉल्यूशंस की तरफ हमें जाना होगा, ना कि टेम्परेरी, क्योंकि ये सीज़न हर साल पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सोहेल मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद, माहिर मौसमियाती तब्दीली। और हुकूमत को कम से कम समझ आई कि करना क्या है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर तमाम जो प्लानिंग है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में जो सैलाबी सूरत हाल है उससे अपनों को बचाया जा सके। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस कोरिया कप की 2026 का ये इवेंट, जिसमें पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया है। और दुनिया भर से 200 से ज़ायद बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तानी खिलाड़ी हमजा अहमद सईद अराई और सईदा फातिमा तस्लीम जैदी ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और मुल्क का नाम रोशन किया। जनाब जी बिल्कुल। और सॉफ्ट टेनिस के मैदान में पाकिस्तान की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। ये मिक्स टीम इवेंट में पाकिस्तानी जो टीम है उसने तीसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर शायकीन के दिल जीत लिए हैं। और जब बात भारत की आती है और उनको हराने की बात आती है ना, तो हमारा दिल बाग बाग हो जाती है ना। बिल्कुल। तो हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे हमजा अहमद सईद हैं पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम, और साथ ही साथ हमारे साथ सैयदा फातिमा जैदी भी हैं जो कि प्लेयर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से सबसे पहले तो, और ख़ास तौर पे भारत को शिकस्त देने की तो डबल मुबारकबाद हो। तो पहले हमजा से जान लेते हैं। हमजा, आप बताइए कि कैसा रहा इवेंट, और आप क्योंकि कप्तान भी थे तो कैसी तैयारी करवाई, कितनी मेहनत करनी पड़ी प्लेयर्स पर? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था ये, और मेरे लिए बहुत एक ज़िम्मेदारी का मामला था ओवर द टाइम। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, एंड पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने टोटल 3 मैचेस खेले थे मिक्स टीम इवेंट के अंदर, जिसमें फर्स्ट हमारा जो था वो मेंस डबल था, सेकंड वुमेन्स डबल था, और थर्ड वन जो था वो मिक्स डबल्स था, जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पॉइंट पे मेहनत की। एक पॉइंट पे मेहनत करने के बाद, लड़ने के बाद हमने पाकिस्तान के लिए मकाम हासिल किया। जबरदस्त। और अच्छा, तो आपके साथ कितने प्लेयर्स गए? जी पहले बता लें, आप इंडिया को आपने हराया है तो उस पर क्या कहते हैं?
उसकी जीत जो थी वो उसका एक अलग ही, आपको पता है, एक जश्न होता है, एक सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो एक अलग लेवल की होती है। लेकिन मैंने जब भी जिम्मेदारी को देखा है तो मैंने उसमें एक चीज़ को मेक श्योर किया है कि हम इंडिया या जो बाकी की टीम्स हैं उनको हम सेम एक ही पेज पे रखें, ना कि हम किसी को प्रायोरिटाइज करें या किसी को हम उनको खुद पे हावी भी नहीं करना ना, तो वरना आप डिप्रेशन या बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। प्रेशर में आ जाते हैं। अच्छा, जब भी हमारा मैच होता है तो इंटरनेशनल सत्य मतलब इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वैसे इट्स बिट डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में आपका फोकस आउट होता है एंड विदाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन यू कैन नॉट कॉम्पीट दैट गुड। तो वो जो एक प्रेशर होता है उसको हैंडल करना और पूरी टीम को मोटिवेट रखना, उनका प्रेशर हैंडल करवाना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद थी, तमाम पाकिस्तानियों का सपोर्ट था, तो वी वर एबल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त। अच्छा, फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है। फातिमा, आप बताएं कि कैसा रहा ये इवेंट, कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और आपने भी भारतीय प्लेयर आपके मध्य मुकाबले आए तो किस तरह का आपका जोश और जज्बा था, या फिर नॉर्मली इसको ले रहे थे कोई बात नहीं बाकी प्लेयर की तरह ही है? मैं के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा रहा कि जब हम वहाँ गए और हमने बड़ी बड़ी टीम्स से, तो लाइक जो जापान और कोरिया थे उनसे तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब भारत हमारे सामने आया तो हमारे जज्बात भी चेंज हो गए और हमारे सबके दिलों में यही था कि बस पूरी मेहनत के साथ इनके साथ मुकाबला करना है और इनको शिकस्त देनी है ताकि पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें और सर पकड़ से बुलंद करें। ज़बरदस्त। तो आप बता रही हैं कि कोरिया के और जापान के प्लेयर्स जो थे वो ज़्यादा टफ टाइम उनसे आपको मिला और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें थी, तो उनके साथ मुकाबला कैसा रहा आपका? मेरा कोरिया और बाकी टीम्स के साथ जो मुकाबला रहा वो बहुत लाइक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम बिगनर्स थे और वो जो थे वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। जी बिल्कुल ऐसी है, और जब हम उनसे मुकाबला करके आगे बढ़े तो हमारे सामने जो भी टीम आई वो हमें हलवा टीम लग रही थी, नो डाउट। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो उन टीम्स के बाद आपके लिए बाकी के साथ खेलना आसान हो गया। अच्छा हमजा, आप भी बताइए कि तीसरी पोजीशन पाकिस्तान की रही है, हमारी तो ख्वाहिश है और दुआ है कि अगली बार पहली पोजीशन हो, तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा? जो अभी तक आपके पास सहूलियात हैं, हुकूमती सपोर्ट है जो आप अपने तौर पे कर पा रहे हैं, उसमें क्या कुछ मज़ीद करना होगा? अच्छा, अभी तो जितने भी प्लेयर्स थे हम 7 प्लेयर्स थे और तमाम प्लेयर्स जो थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने एक्सपेंडिचर्स, अपनी ट्रैवलिंग एंड अपने बाकी के सारे मामला उन्होंने खुद देखे थे। और अच्छी बात ये थी कि तमाम प्लेयर्स ने बहुत मेहनत की थी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू IBA कराची, मिस्टर जमशेद ईसा जो कि उनके स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, दे फैसिलिटेट अस व्हेन इट कम्स टू कोर्ट प्रैक्टिस, एंड हुसैन अहमद, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की तमाम प्लेयर्स के ऊपर ओवर द टाइम। एंड मूविंग फॉरवर्ड मेरी ये मतलब मुझे उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान से भी और बाकी जो हमारे इदारे हैं कि एटलीस्ट हमें जो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी की जाए। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। जब भी बात पाकिस्तान की आती है तो आपको पता है कि कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। और अच्छे प्लेयर्स का प्रोड्यूस होना इस स्टेज में, इस एरा में बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर। और जब भी हम सॉफ्ट टेनिस की बात करते हैं तो सॉफ्ट टेनिस बेसिकली कोरिया, जापान और ताइवान, इनकी डोमिनेंसी है सॉफ्ट टेनिस के अंदर। ये ग्रास रूट लेवल से ही, स्कूलिंग लाइफ से ही ये प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उनके कोर्स के मतलब उनके स्कूल के जो सिलेबस है उसमें सॉफ्ट टेनिस का पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है प्रैक्टिकली। तो इट वाज ऑनर फॉर मी फॉर पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड हमने जो अचीव किया है बिल्कुल बिल्कुल ये अचीवमेंट बड़ी है। और आप जो कंपैरिजन जिन ममालिक के साथ कर रहे हैं, अगर उनको ग्रास रूट लेवल से हुकूमती सरपरस्ती के साथ तैयार किया जाता है, और आप तो बता रहे हैं कि आपने अपनी टिकट्स भी खुद ही अरेंज की, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ आप अपने तौर पे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वजारत खेल को, हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दिया जाए बल्कि इसको मज़ीद निखारा जाए। तो क्या कहेंगे, मैसेज क्या है वजारत खेल के लिए, गवर्नमेंट के लिए?
हमें बहुत उम्मीदें पॉजिटिव उम्मीदें हैं और मैं समझता हूँ कि अगर बस अच्छा ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं, उनकी एग्जीक्यूशन की यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, और अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, थोड़ा सा जो यंग टैलेंट हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो गोल्ड मेडल लेना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और पाकिस्तान का जो सबसे हिलाली परचम है हमारा, उसको आलमी सतह पर हमेशा बुलंद रखना, वो इंशाल्लाह हमारा प्राइड है। बिल्कुल। और हमजा, कोई भी स्पोर्ट्स हो वो आपके ब्रेन को, आपके ओवरऑल बॉडी को एक हेल्थी ब्रेन प्रोड्यूस करती है, एक हेल्थी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो इसके लिए कोई भी गेम हो वो बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों को गैजेट से निकाल कर इस तरफ लाना भी, हमें अपने ग्राउंड्स जो है वो दोबारा से आबाद करने होंगे और ये हुकूमती सतह पर ही हो सकता है। प्राइवेट बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चीज़ें हैं जो चल रही हैं, लेकिन अगर हुकूमत की सरपरस्ती में हो जाए तो और भी अच्छा है। अच्छा, आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप कोच भी हैं, आप एज अ प्लेयर भी टीम का हिस्सा बनते हैं, खुद भी जाके वहाँ पर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्लेयर भी हूँ, लेकिन मैं ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं टीम कैप्टन हूँ। बेसिकली मैं कोच नहीं हूँ। हुसैन अहमद जो कि प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोचिंग के ऊपर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। तो अभी हमारे पास जो वसाइल हैं वो थोड़े से लिमिटेड है। लेकिन कोचेस हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं या वो भी नहीं है? एज ऑफ नाउ नो, वी डोंट हैव। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल कितना है? फातिमा, आप बताइए, आप खातून होके, एक बच्ची होके, आपने इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया और फिर पाकिस्तान की इज़्ज़त मकाम मर्तबे में भी इजाफा किया ये टाइटल जीत कर। आप किस तरह से देखती हैं हमारे बच्चियों में कितना पोटेंशियल है, कितनी लगन है इस खेल के अंदर और दीगर स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लेने की? लड़कियों में पोटेंशियल तो बहुत है। अल्लाह ताला ने एक अलग से उनको दिया हुआ है कि वो हर काम कर सकती हैं। और इसके अंदर जो है वो, जब एक लड़की स्पोर्ट्स के अंदर आती है तो उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन जब वो डटी रहती है तो वो कुछ ना कुछ कर लेती है हर स्पोर्ट्स में। और अल्लाह ताला का सिला ज़रूर देता है। और हम इन फैसिलिटीज़ के साथ अपने कैप्टन हमजा और उनके भाई हुसैन अहमद की वजह से अगर हम पाकिस्तान के लिए ब्रोंज ला सकते हैं, तो अगर हमें अच्छे कोचेस मिले और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले तो हम ज़रूर पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना लाइक वो समझेंगे कि आसानी से। बिल्कुल, विश यू गुड लक। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और हुकूमत के लिए भी यही मैसेज है कि इन तमाम प्लेयर्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए हुकूमती सतह पर और वो तमाम वसाइल मिलने चाहिए जिसके ये हकदार हैं। और हमें अपने इन प्लेयर्स का साथ देना होगा जो कि पाकिस्तान का वसाइल के जाके रोशन करते हैं। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाएगी तो फिर तो क्या कुछ नहीं कर सकते ये प्लेयर्स। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमजा अहमद सईद मौजूद थे, सैयदा फातिमा जैदी मौजूद थी हमारे साथ। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और इंसान दोस्त और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वफ़ कर देने वाली मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी का जिक्र करेंगे, जिनको हमसे बिछड़े आज 10 बरस हो गए हैं। और कल की बात लगती है इशारा, और आपने तो आखिरी इंटरव्यू भी अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ किया। जो इंटरव्यू था वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ किया था जुनैद, और मुझे आज भी याद है कि वो उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हाथों के इशारों से वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। और उस वक्त वो हॉस्पिटल में ही थे जब मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने जाके अपना शो किया, और वो आखिरी शो साबित हुआ। और उनके बेटे फैसल ईदी एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस वक्त उनके वालिद जो कहना क्या चाह रहे हैं। और फिर मैंने वो सेंटर्स जहाँ पे उनकी ज़िंदगी इवन गुजरी है, मैंने वो घर देखा मैं कहती हूँ कि जिस बंदे को अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया था, या जिसकी अल्लाह ताला ने इतनी सुन ली थी, जो अपने अंदर इंसानियत का दर्द और उसकी खिदमत का इतना जज्बा रखता था, उसकी अपनी ज़िंदगी बहुत सादा थी, बहुत ही एक सादा सा घर, बहुत ही सादा सी फैमिली, सारा कुछ उन्होंने वक्फ कर दिया इंसानियत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और जो भी उनके पास था वो सब कुछ उन्होंने लगाया है, लुटाया है अपने प्यारे हमवतनों के लिए। और ये लेगेसी हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी इंसानियत दोस्त लोग पाकिस्तान के मौजूद हैं, उन्हें सीख के लिए बहुत से लेसन्स हैं, बहुत से सबक हैं। बिल्कुल। और रमज़ान मुबारक का दिन था, रमज़ान मुबारक का महीना था जब वो गए थे इस दुनिया से। तो आज भी हमें वो याद है, 10 बरस बीत गए हैं, लेकिन वो खला कोई पूर नहीं कर सकता। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, तो हम भी आज उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपका ही मजा आएगा, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और पुर्तगाल के 41 साल कप्तान और दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर की आज बात करेंगे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का जो ख्वाब था वो प्री क्वार्टर फाइनल मैच में ही स्पेन के हाथों सनसनीखेज मुकाबले के बाद 0-1 से मिलने वाली हार के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। और रोनाल्डो हमेशा से लोगों के दिलों में बसते रहे हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब था कि जो आखिरी उनका ये टूर्नामेंट है या आखिरी जो उनका वर्ल्ड कप है वो कम से कम वो जीत से हमकिनार हों और वो जीत कर जाएं उनकी और अपने मुल्क को फतह से हमकिनार कराएं। लेकिन मैदान में वो आंसू बहाते दिखाई दिए और उनके साथ उनके करोड़ों जो फैंस हैं दुनिया भर में वो भी आबदीदा हो गए, वो भी बहुत दुखी थे। और हमने देखा कि जो मैच था अमेरिका टेक्सास में खेले गए टॉप 16 राउंड के इस अहम मैच में रोनाल्डो हरीफ दिफा को तोड़ने में नाकाम रहे और आखिरी जो लम्हात थे उसमें जो मुखालिफ टीम थी उसने गोल कर दिया और वो सबका जो है आखिर तक बरकरार रही है। तो इस पर भी बात करेंगे। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अपनी फतुहात को जाए और साथ में हम देख रहे हैं कुछ नए स्टार्स भी उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिस तरह से अपने खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाए जाने के बावजूद उसमें शामिल करवाया गया, मैच वो फिर भी नहीं जीत पाए। तो सारी कंट्रोवर्सीज के साथ वर्ल्ड कप जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद याह्या हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। याह्या भाई, आपको वेलकम कहेंगे। इससे पहले कि बाकी मामलात पे बात करें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े हुए रोनाल्डो को जीतते हुए देखना उनके करोड़ों शायकीन का भी ख्वाब था, लेकिन अधूरा रह गया। आप क्या समझते हैं कि अपसेट है या फिर खेल का हिस्सा है, कुछ भी हो सकता है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और रही बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो हर किसी के लिए हर चीज होती नहीं है। और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर की बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा अपने खेल की वजह से, अपनी अहलियत की वजह से, अपनी सलाहियत की वजह से। पुर्तगाल की टीम आलमी दर्जा बंदी में फीफा की टॉप 10 टीमों में शामिल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे आगे क्या ही ये टीम जाती, क्योंकि स्पेन ने उनको शिकस्त दी है जो कि आलमी दर्जा बंदी में तीसरे नंबर की टीम है। और अच्छा मैच हुआ। और रही जहाँ तक बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, 2002 में पहली बार वो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खेले, अपना डेब्यू ईरान के खिलाफ किया। और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 6 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेले और हर फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने का एजाज हासिल किया। लेकिन इस फीफा वर्ल्ड कप में ऐसा लगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे वो पुर्तगाल की टीम के लिए मिसफिट थे, क्योंकि बिल्कुल अलग थलग वो नजर आ रहे थे। और उनकी जो टीम के साथ एक हम आहंगी का फैक्टर था वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनका करियर बगैर ट्रॉफी लिए खत्म हुआ। फुटबॉल एक टीम गेम है, अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं करता। हमने माजी में देखा 1986 वर्ल्ड कप जब अर्जेंटीना ने आंजानी डियागो मैराडोना की क़यादत में मैक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी हासिल की। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल दो अलग अलग फैक्टर आपको नजर। बिल्कुल। और रोनाल्डो जिस तरह से रोए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, यकीनन वो भी इस वक्त तकलीफ़ में, उनके जो शायकीन हैं उनको जो चाहने वाले हैं वो भी काफ़ी तकलीफ़ में हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी बात कर ले अर्जेंटाइन की, तो वो तो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो हकदार हैं ट्रॉफ़ी के। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मिस्र को भी, वो भी गैर मामूली खेल पेश कर रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और बड़े प्लेयर्स भी और बड़े सितारे हमें नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, कि जो बड़े स्टार्स हैं उनकी जगह लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं। एर्लिंग की परफॉर्मेंस इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। क्या कहते हैं आप इन सितारों के बारे में और नई उभरने वाली टीमों के बारे में भी? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ट्रॉफी नहीं ले सके, लेकिन लायनल मेसी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन है और आहिस्ता आहिस्ता वो टूर्नामेंट में आगे बढ़े। लेकिन जो गुज़िश्ता रात उनका मिस्र के साथ मैच था वो एक कंट्रोवर्शियल मैच हुआ और इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो रेफरी के जानिबदाराना फैसले से भरा पड़ा है। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि रेफरी को फैसला मिस्र के हक में देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल अर्जेंटीना की टीम ने कामयाबी हासिल की है। फेवरेट टीम तो अर्जेंटीना थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कामयाबी हासिल की और जिस तरह उनके खिलाफ मिस्र की फुटबॉल टीम ने खेल पेश किया, 2 गोल की बरतरी हासिल की, फिर 2 गोल बराबर हुए
फिर 1 गोल किया अर्जेंटीना ने और मैच जो है वो 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीता। अगले मरहले में वो आए हैं, लेकिन अगले मरहले में अब जो क्वार्टर फाइनल है वहां पर अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम जो है वो किस तरह आगे बढ़ती है। बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट की जो टॉप 4 टीमें आज फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की, फ्रांस हो गया, अर्जेंटीना हो गई, स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गई, अगर आगे कोई अपसेट नहीं हुआ तो यही 4 टीमें मुझे सेमीफाइनल में खेलती हुई दिखाई दे रही। अच्छा जी, हाँ याया भाई, और कुछ कंट्रोवर्सी जिसका आपने भी तस्करा किया है गुज़श्ता रोज़ के मैच का, मैच रेफरी के गलत फैसले का, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का भी इसमें कुछ किरदार सामने आया है। अमेरिका की टीम को जितवाने के लिए जिस तरह से अपने प्लेयर को रेड कार्ड दिखाए जाने के बावजूद 1 साल के लिए एग्जेम्पशन दी गई और अगले मैच में खिलाया भी, फिर भी कामयाबी हासिल ना हो पाई, तो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है फीफा की मैनेजमेंट पर, फीफा के सदर पर। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा होता नहीं है ना, कभी ऐसा देखा गया है कि फुटबॉल के खेल में अगर किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड हुआ हो तो फिर 1 मैच का उसको बैन होता है, और वो बैन कैसे लिफ्ट हो गया आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी मुदाखलत सियासत के बाद अब खेल की फील्ड तक आ चुकी है, और इन्फेंटोनियो जो कि फीफा के सदर है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जी उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात हुई। और जो बेल्जियम और अमेरिका का मैच था जहां पर अमेरिका के स्ट्राइकर 1 मैच के लिए बैन थे रेड कार्ड की वजह से, वो रेड कार्ड लिफ्ट हुआ और उसके अंदर जो है वो उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, और आसानी के साथ बेल्जियम की टीम ने अमेरिका को दीवार से लगाकर जो है वो आखिरी 8 टीमों में जगह हासिल कर ली। लेकिन इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत है खेल के मैदान में, वो इस वक्त जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है, सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बनी हुई है, खेलों के हलकों में इस पर गुफ्तगू की जा रही है, और फीफा जो कि फुटबॉल की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, इस टूर्नामेंट में अगर रिव्यू सिस्टम देखा जाए वीडियो के हवाले से, वहां पर भी मुतनाज़ा फैसले हो रहे हैं। जो कुछ इस टूर्नामेंट में ईरान के साथ हुआ, जिस तरह उनको दीवार से लगाया गया, जिस तरह उनको इस टूर्नामेंट से बाहर किया गया, ये वो सारी चीजें हैं जो कि इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 को मुतनाज़ा नहीं बना रही, बल्कि मुतनाज़ा बन चुका है ये टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में वो चार्म आपको नजर नहीं आया। एक बुनियादी वजह ये थी कि टाइम का बड़ा फर्क था, अमेरिका का टाइम और पाकिस्तान का टाइम, लेकिन उसके बावजूद जो इस टूर्नामेंट में फैसले किए गए हैं, जो इस टूर्नामेंट को खिलाने का तरीक़ाकार है फीफा का, वो बहुत ज्यादा काबिल एतराज है और उसकी मजम्मत की जा रही है, क्योंकि वीडियो रिव्यू सिस्टम अगर एक ऐसा निज़ाम है जिसको देखकर आप अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुतनाज़ा फैसले दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है ये, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई होती हैं, जिसकी तैयारियां कई सालों चलती रहती हैं, और फिर उसके बाद इस तरह का इवेंट होना और उस इवेंट को इस तरह से मुतनाज़ बना दिया जाना, ये बड़ी शर्मनाक और तकलीफ दे बात भी है। डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बात वाज़ेह हो गई है कि ना तो वो जंग के मैदान में कुछ कर पाए हैं और ना ही खेल के मैदान में उनकी सियासत चल पाई है। वो इस तरह से बुरी तरह से एक्सपोज भी हुए हैं, जिच भी हो रहे हैं बेचारे, शायद वो एक ज़िद्दी बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम इस वक्त देखें, नज़रें तो अब सबकी क्वार्टर फाइनल पर जम चुकी हैं। आपने भी कहा कि 4 ही टीमें जो कि आपको क्वार्टर फाइनल में या फाइनल में नज़र आ रही हैं। आपकी अपनी फेवरेट टीम की अगर बात करें, अर्जेंटाइन तो बहुत अच्छी टीम है और सबको पसंद भी है, या तो पुर्तगाल था या फिर अर्जेंटाइन, तो लेकिन आपकी फेवरेट टीम इस वक्त क्या, आपके जज्बात किसके साथ जुड़े में, आप क्या समझते हैं किसको ऊपर होना चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें। मुझे लगता है कि हैरी केन की इंग्लिश फुटबॉल टीम जो है, जो इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, ये टीम आगे जा सकती है और ये टीम आगे का सफर तय कर सकती है। लेकिन इंग्लिश फुटबॉल टीम जो है 1966 के बाद कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती, और इस बार अगर इंग्लिश फुटबॉल टीम हैरी केन की कप्तानी में सेमीफाइनल तक पहुंची तो 1990 के बाद, यानी 36 साल के बाद वो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करेंगे। लेकिन सेमीफाइनल में अब उनका मुमकिना मुकाबला जो है वो लायनल मेसी की अर्जेंटीना की टीम के साथ है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इस फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में एक टीम इंग्लैंड होगी। इंग्लैंड को होना चाहिए। अच्छा, कुछ अपनी टीम की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंदर तो हम नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा मौका भी आए। लेकिन अपने टेस्ट टीम की जो कप्तानी है एक बार फिर से बाबर आजम को सौंप दी गई है।
हटाया भी इसलिए गया था कि बुरी परफॉर्मेंस थी, दोबारा लाया भी इसलिए गया है कि मौजूदा कप्तान कर बुरी परफॉर्मेंस है। तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है परफॉर्मेंस पे, कुछ सुधार तवक्को की जा सकती है याया भाई? देखिए, जिस खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस के लाले पड़े हुए हैं, आपने उसको कप्तान बना दिया है। और लोग बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की T20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती। मैं तो ये बात करूंगा, उनकी टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही, आपने उनको टीम का कप्तान बना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, मिसबाउल हक हो गए, असद शफीक हो गए, सरफराज अहमद हो गए, आकिब जावेद हो गए, इनके फैसले समझ से बाहर है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को हम अहमियत देंगे। 6 साल से बाबर आजम फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले और वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि अभी से जो है वो बाबर आजम के लिए गुफ्तगू शुरू हो गई है कि जी बाबर आजम को वही टीम मिली है जो शान मसूद को मिली थी और इस टीम में दम नहीं है, इस टीम में ज़्यादा जो है वो फड़क नहीं है। तो फिर भाई शान मसूद की कप्तानी पर आप क्यों सवाल कर रहे थे? और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शान मसूद ही सादा कसूरवार थे। बाबर आजम ने दुरुस्त किया, पाकिस्तान की टीम की क़यादत करना जो है वो एक एजाज़ की बात है और उनको ये कप्तानी दी गई, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, मना नहीं किया। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि बाबर आजम खुद कहाँ मौजूद हैं और बाबर आजम जो है उनकी अपनी क्या कारकर्दगी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन जो है वो बाबर आजम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए याया भाई? टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही, कप्तान इन्हें मिल नहीं रहा। पहले फरहान अली आगा की बात हो रही थी, उन्होंने शायद इनकार कर दिया, तो दोबारा से कुर्रा निकल आया शान मसूद का। शान मसूद पे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो अब बाबर आजम के ऊपर बात आ गई। तो टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही, कप्तान भी परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन जिम्मेदार है? देखिए, जब आपके पास होमवर्क नहीं हो, जब आपके पास मनसूबाबंदी नहीं हो, तो फिर ऐसे ही फैसले जो हैं वो सामने आते हैं। तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि जी आपके पास होमवर्क नहीं है और आप हर वो काम जो करना चाह रहे हैं वो आप उसमें खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर रहे। और मिसबाउल हक के होते हुए, आकिब जावेद के होते हुए आपको ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड मिसबाउल हक जो है वो नाकाम रहे हैं और पिछले 6 सालों से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ चेयरमैन बदले हैं, लेकिन मिसबाउल हक अपनी बारी ले रहे हैं। तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ जाए। बिल्कुल सही। और क्रिकेट तो हमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ज़बूहाली का शिकार है और उसकी बेहतरी के लिए हम बात तो करते हैं, तनकीद भी होती है, लेकिन उस तनकीद का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये तनकीद हमेशा बराए इस्लाह की जाती है, लेकिन शायद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स, और बड़ी खूबसूरत तज़किया हमेशा देते हैं। हम तो उन चीज़ों पर तनकीद करते हैं जिनके ऊपर हमें लगता है कि सही होने वाली हैं, ताकि निशानदही की जा सके उन चीज़ों की और उनमें कोई बेहतरी हमें देखने को मिले। लेकिन मेरे ख्याल में ना सिलेक्शन कमेटी, ना ही स्पोर्ट्स बोर्ड, किसी को कोई फ़र्क नहीं। कुछ ऐसे किरदार हैं जिस तरह से आकिब जावेद हो गए, मिसबाउल हक हो गए, लेजेंड्स हैं, बहुत अच्छा खेलते रहे अपने दौर में, लेकिन जब से ये टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बने, हमने टीम को ज़वाल पजीर होते देखा है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। तो खुदारा इनके ऊपर भी नज़रसानी कीजिए। टीम बदलने से, कप्तान बदलने से मेरे ख्याल में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। और अभी हम बात करते हैं, एक गुस्सा की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है हम सभी के लिए, लेकिन गुस्सा एक फितरी इंसानी जज्बा तो है। जब ये बेकाबू हो जाए या सिर्फ मखसूस लोगों पर ही ज़ाहिर होने लगे तो ये शख्सियत और रवैयों पर भी सवालिया निशान बन जाता है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि बहुत से लोग अपने अफसर, बासर अफराद या ताकतवर शख्सियात के सामने अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, लेकिन कोई मुलाजिम या बीवी या बच्चे या मातहत जो लोग होते हैं उन पर उनका गुस्सा जो है वो बढ़ चढ़ कर आता है और उसका इजहार भी वो कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिला तफरीक होना चाहिए सबको, में आप जो काबू आ जाए, यानी कि उसको सबको रगड़ दें। मतलब जिसका गुस्सा है, जिस पर है, आप उस पर उतारें। आप बिला वजह उन लोगों पर जो कि आपके सबॉर्डिनेटर्स हैं या आपसे जूनियर हैं, आपसे छोटे हैं या निचला जो स्टाफ होता है, आप ये कहती हैं कि गुस्सा करें ज़रूर, लेकिन बिला तफरीक रंगो नस्ल सब पे करें। आपने पहले खुद ही कहा कि ये एक इंसानी जज्बा है जिस पर अगर बेकाबू हो जाए, काबू पालें तो बेहतर। तो अगर काबू पालें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, गुस्सा आ ही जाता है, तो फिर गुस्सा जिस पर है
उस पर निकाले। अगर बॉस पर है तो आप बॉस पर गुस्सा निकालिए, बजाय इसके कि आप ऑफिस बॉय पर जाके गुस्सा निकाल रहे हैं या बीवी पर या बच्चों पर जाके गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर बीवी है तो वो शौहर पर गुस्सा निकाल दिए, चाहे गुस्सा सास का है। तो ये तरीका मुझे लगता है कि दोगला रवैया है या ये मुनाफिकाना रवैया, इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। रिमशा रफीक साहिबा हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है। रिमशा, आप कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में ये जो रवैया है, दोगला रवैया कि अपने से मातहत पर या अपने बराबर वालों पर तो गुस्से का इजहार कर दिया जाए, लेकिन जो ताकतवर है उस पर अपने गुस्से को काबू रखा जाए, ये आदतन है या मसलहत पसंदी है या मुनाफिकत है, क्या है? ये एक्चुअली जो रवैया है इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब हम किसी स्ट्रॉन्गर के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते तो हम एक वीक पर्सन के ऊपर उसे डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जहाँ पर, जिसको आम जबान में कहते हैं कि जहाँ बस चल गया वहाँ पे अपना पावर शो कर दी। तो स्ट्रॉन्गर के ऊपर जब बस नहीं चलता तो किसी वीकर की तरफ हम अपना एंगर डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन अच्छी और समझदारी की बात ये होती है कि इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो एंगर डिस्प्लेस कर रहा है। और जब एंगर डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है तो एक्चुअली में तब्दीली का एहसास वहीं से पैदा होता है। जो कॉन्शियस और अवेयर लोग होते हैं वो इस बात को समझते हैं और वो फिर अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं कि ये वो बंदा या ये वो टारगेट नहीं है जिसकी वजह से मैं गुस्से में हूँ, सो आई शुडंट डिस्प्लेस दैट। तो ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग शायद वक्ती फ़ायदा तो इस रिमशा हासिल कर लेते हैं कि अगर बॉस पर गुस्सा है, किसी सीनियर पर गुस्सा है, उस वक्त तो हम उसको उनके सामने बड़े अच्छे से प्रिटेंड करेंगे, उस गुस्से को पी जाएंगे, वहाँ पर तो ताल्लुकात शायद बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर वही गुस्सा हमने आकर अपने बच्चों पर, छोटे लेवल के स्टाफ पर या अपनी बीवी पर, अपने शौहर पर निकाल दिया तो फिर शायद वहाँ पर ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको उस गलती की सज़ा दे दी या उस गलती जो कि उन्होंने की भी नहीं थी उसका गुस्सा हमने उन पर निकाल दिया। तो एक तरफ तो हम रिश्ते बचा रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। ऐसे शख्स को फिर ख़ुद पर क्या काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से ख़ुद के अंदर सुधार पैदा करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ जहाँ की है अगर आप वहाँ नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप कहीं और जाकर भी उस गुस्से का इजहार नहीं करें। एक्चुअली में ना हमारी पब्लिक लेवल के ऊपर साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की बहुत कमी है। और ये जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें ये आता है इमोशनल रेगुलेशन की डोमेन में। हम सबको चाहिए कि हम ना सिर्फ गुस्सा बल्कि तमाम इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें। और रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस्ड वे में अवेयरनेस के साथ एक्सप्रेस करना सीखें। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, बहैसियत इंसान हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इमोशंस को संभालना सीखें और एक्सप्रेस करना सीखें इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। अब जब ये इमोशंस डिसरेगुलेट होते हैं तो फिर बिल्कुल यही तस्वीर नज़र आती है जो आपने अभी मंजरकशी की है ना, कि एक जगह तो हमने संभाल लिया क्योंकि हमें नुकसान का ख़तरा था, और दूसरी तरफ जहाँ बस चला वहाँ पे हमने अपना वो एक्सप्रेशन दे दिया। तो यहाँ पे जो इल्म की कमी है, अवेयरनेस की कमी है और बहुत शदीद पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस की भी कमी है और कि अपने इमोशन और अपने एंगर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अच्छा रिमशा साहिबा, हमने बहुत सारे वाक़यात में ये भी देखा कि एक शौहर, एक मर्द अपने घर वालों के साथ उसका रवैया मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करता है उन्हें, गुस्से का भी इजहार करता है, चिड़चिड़ेपन का भी इजहार करता है। लेकिन वही बंदा अगर बाहर किसी अदर ख़ातून के साथ, किसी अदर मर्द के साथ या अपने अपने सोशल सर्कल के अंदर बड़े अच्छे से, बड़े मुअद्दब अंदाज में बात करता है, तो ये भी तो मुनाफिकाना रवैया हुआ कि आपका वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अब बाहर जहाँ पर अगर आप अच्छे से बर्ताव नहीं भी करेंगे तो शायद चलेगा, लेकिन घर के अंदर आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। तो इस मुनाफिकाना रवैये को किस तरह से हम समझ पाएँ या किस तरह से इस पर काम किस तरह से करें, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो तीनों आपने क्वेश्चंस किए हैं ये तकरीबन उसी ही कैटेगरी में आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक इमेज में, बज़ाहिर इमेज में और रियल इमेज में फ़र्क नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी यही है, जब एक इंसान दो सेटिंग्स में डिफरेंट अपने बिहेवियर का इजहार कर रहा होता है तो इसके पीछे एक वजह बहुत बड़ी ये भी होती है कि उसे कॉन्सिक्वेंसेस का डर और खौफ नहीं होता है। जब एक सेटिंग में उसका बैड बिहेवियर वो शो कर रहा है अनअपोलोजेटिकली, इट मीन्स के उसे नताइज का कोई खौफ नहीं है, उसको पता है यहाँ सब चलेगा,
और वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी ही सेटिंग में उसको ये एहसास हो कि यहाँ मुझे जवाबदेही का खौफ है, यहाँ मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी और मुझे पकड़ा जा सकता है और मुझे जवाब देना पड़ेगा और यहाँ से मुझे जवाब मिल सकता है, तो वहाँ पर वो अपने आप को बेटर इमेज में पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। तो ये जो डिसरेगुलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये बहुत वाइज होते हैं सिचुएशन पिकिंग में, और ये उनको पता होता है कि हमने कहाँ अपनी डिसरेगुलेशन का इजहार करना है और कहाँ नहीं करना है। यहाँ पे ना एक जो सिचुएशन हैंडलिंग दूसरे पार्ट पे भी बहुत डिपेंडेंट होती है कि वो अपना पीस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और वो अपने लिए असर्टिवली स्टैंड लेना चाहते भी हैं या नहीं। अगर एक इंसान ने आपको पंचिंग बैग बना लिया है तो आप अपने पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए स्टैंड लें। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो मुसलसल आप उसका पंचिंग बैग ही बने रहेंगे ना। लेकिन वो जो शख्स सबको जिसने पंचिंग बैग बनाया हुआ है उसके लिए मशवरा क्या है? वो किस तरह से अपनी आदतों के अंदर सुधार लेकर आए? एक तो ये कि आइडियल सिचुएशन तो यही है कि गुस्से का इजहार जितना कम हो सके उतना किया जाए, लेकिन क्या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? अगर आप मुसलसल आपको कोई चीज़ नागवार गुजर रही है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर में हो या सोशल सर्कल में हो, अगर आप उसको दबाते रहते हैं तो उसके भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे आपकी शख्सियत के ऊपर। तो किस तरह से एंगर मैनेजमेंट की जाए एक चीज़, और अगर गुस्सा आ ही रहा है तो फिर वो जिस जगह पे आ रहा है, जहाँ पे होना निकलना चाहिए वहीं पे निकाला जाए, तो उसके लिए क्या थेरेपी आप सजेस्ट करेंगी? एंगर मैनेजमेंट का या किसी भी इमोशन की मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर इमोशंस। ये पता होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, और अनफॉर्चुनेटली एंगर की आइडेंटिफिकेशन लोगों को नहीं होती। एंगर की नहीं, मतलब इमोशंस की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन लोगों में नहीं होती है कि वो किस सिचुएशन में क्या एग्जैक्टली फील कर रहे हैं, इसकी बहुत कमी है। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस और उसके बाद उन फीलिंग्स को ओन करना कि हाँ मुझे ये इमोशन फील हो रहा है, राइट नाउ आई एम फीलिंग एंग्री या आई एम फीलिंग हर्ट एट दिस टाइम। तो जब आप अपने इमोशन को ओन कर लेते हैं और आप ये अपने आप को ये बताते हैं कि आई एम गोइंग थ्रू दिस कंडीशन, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करने के लिए आपको तैयार करना शुरू कर देता है। यहाँ पे पहले स्टेप पे गलती होती है कि लोग पहले तो गलत आइडेंटिफिकेशन करते हैं, दूसरा ओन नहीं करते कि हाँ मुझे ये इमोशन फील हो रहा है। तो जब हम इसको रेगुलेट करने या मैनेज करने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें यही सिखाते हैं कि जस्ट ट्राई टू करेक्टली आइडेंटिफाई योर इमोशन एंड जस्ट ओन इट। जब आप ऑन करते हैं तो उसके बाद हम पॉज लेते हैं, और पॉज लेने के बाद अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा ही आ गया है तो आप उसे पॉज लें और आपको ये फील हो, क्योंकि जब एंगर आता है तो बॉडी में बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, चेंजिंग्स आती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं। तो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि आप इस टाइम एंगर के मोड में चले गए हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत कॉमनली सुना है कि खड़े हैं तो बैठ जाएं, चलने लग जाएं, पानी पी लें। ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं? ये सारी चीज़ें हमें एक वक्फा और पॉज लेने के लिए कह रही हमारे होती हैं कि दीन ने आप भी एक तो पॉज कहा लें। है रिमशा साहिबा कि अगर आप अपनी जगह तब्दील कर लें, अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे में हैं तो खड़े हो जाएं, पानी का ग्लास पी लें और अपनी जगह को तब्दील करें ताकि आपका जो एक गुस्से का जो बिल्कुल वो तब्दील हो जाए, स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो और एनर्जी रीडायरेक्ट करने का मौका मिल जाए। जब पॉज मिलता है तो आपको पता है एंगर की जो साइकोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो आपका वाइज ब्रेन होता है उसकी विंडो ऑफ हो जाती है, आप रैशनल नहीं सोच पाते हैं इन द स्टेट ऑफ एंगर। तो ये जो पॉज होता है ये एक्चुअली हमारे माइंड को दोबारा रैशनैलिटी की तरफ लाने में बहुत मदद देता है, इंसान फिर वाइजली सोच पाता है। क्योंकि एंग्री इन द स्टेट ऑफ एंगर हमारी थिंकिंग जो है वो क्लाउडी हो जाती है, हमें सही चीज़ नहीं दिखाई दे रही होती। तो ये जो पॉज है वो उस टाइम हमारी सोच और समझ को बहाल करता है और हमें थोड़ा सा कॉन्शियस कर देता है कि हम कहाँ बैठे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। सो पॉज इज रियली इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री।
अच्छा, at any रिमशा साहिबा, situation. अगर आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की और हमारा दीन भी हमें यही मशवरा देता है इस चीज़ के ऊपर, हमें यही दर्स देता है कि हम अपनी जगह तब्दील करें, पॉज लें, स्टे लें और फिर उसके बाद सोचने का मार्जिन मिल जाता है कि सही फ़ैसला क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये इसी चीज़ की कमी है, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और हम वो चीज़ जो मौका सोचने का होना चाहिए हम उसको फ़ैसला करने में हम यूज़ करते हैं और फिर हम ऐसा फ़ैसला कर बैठते हैं जो कि खुदा न खास्ता हमारे नुकसान में भी होता है। बहुत सारी डाइवोर्सेस इस वजह से हो जाती हैं कि एक ही मौके पर खड़े खड़े वहाँ पर आप तलाक 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 बोल देते हैं, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं जो कि आप गुस्से में कर जाते हैं या जो चीज़ आपको नहीं बोलनी वो आप बोल जाते हैं। तो हमारे अंदर हम माशरे के से हम सीख रहे हैं या हमारे अपने अंदर ये कमियाँ हैं कि हम अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं। तो अपने अंदर अदम बर्दाश्त पैदा करने के लिए, अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? क्या हमें माहिर नफ्सियात से ही रुजू करना होगा? क्योंकि यहाँ पर हर छोटा बच्चा भी अब तो एंगर का शिकार है, उसको भी एंगर इश्यूज़ चल रहे हैं, बड़ों को भी चल रहे हैं, अदम बर्दाश्त की कमी हो गई है। तो अगर हम कमी हो गई है, अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है, तो क्या हमें किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए या हम घर बैठ के खुद भी अपनी इस्लाह कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा, घर में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जब चाइल्डहुड में बच्चे माँ बाप के पास होते हैं और जो वो इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब देखें, जो ट्रेनिंग डिस्प्ले बच्चे को अपने घर में मिलता है और जो बिहेवियर डिस्प्ले पेरेंट्स बच्चे के सामने देते हैं वो उसकी पहली बुनियादें बनती हैं। तो जिस तरीके से माँ बाप एक दूसरे को मुश्किल सिचुएशन में हैंडल करेंगे इन द मोमेंट ऑफ हीट और एंगर, और वो किस तरीके से अपने तनाज़ात को हैंडल करके एक दूसरे के साथ सुलह सफाई की तरफ आएंगे, वो बच्चे की एक्चुअली बुनियाद बन जाएगा एंगर हैंडलिंग की, जहाँ से वो शुरुआत करता है। और एक बात याद रखें कि बच्चे जो होते हैं वो वर्ड्स से ज़्यादा घर का एनवायरनमेंट उनके माइंड में सेव होता है। जो घर का माहौल वो प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स, बच्चे के माइंड में वो सेव होता है फॉर द परमानेंट, जिसे कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, हम टिल डेथ वो नहीं भूलेगा वो। और जो माहौल में वाइब्रेशन है बुरी या पॉजिटिव दोनों, वो कभी भी उसके माइंड से नहीं जाएगी। और जिस तरीके से उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट को हैंडल किया होगा, देखें इख्तलाफ होना बहुत फितरी है, कौन सा रिश्ता है जिसमें इख्तलाफ नहीं होते, लेकिन हर इख्तलाफ नुकसानदेह नहीं होता है। मसला उस वक्त बनता है जब गुस्सा, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। और अगर गुस्सा कभी कभार आता है और बाद में दोनों फरीक आपस में बात कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं और मसले हल हो जाते हैं, तो रिश्ता बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर गुस्सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, चीखना, चिल्लाना, गालियाँ देना, धमकियाँ देना या जिस्मानी तशद्दुद करना शुरू हो जाता है, तो फिर सब्र काफ़ी नहीं होता है। फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, यही वो जगह है। रिमशा साहिबा, कुछ कपल ऐसे भी हैं जो कि दिन में 10 दफ़ा लड़ते हैं और फिर वो कहते हैं ये तो मोहब्बत की निशानी है, उनका क्या किया जाए? नहीं, ये बिल्कुल मोहब्बत की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम की निशानी है। और ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत डिसरेगुलेटेड होता है, और ये डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है और पूरे घर के माहौल को भी डिस्टर्ब करता है। और अगर वो इस तरीके से लड़ रहे हैं तो वो ना सिर्फ अपनी जहनी सेहत भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के भी कर रहे हैं और इर्द गिर्द लोगों में भी डिसरेगुलेशन ही फैला रहे हैं। और अगर किसी इंसान की इज़्ज़त, जहनी सुकून और जिस्मानी सेफ्टी मुसलसल मुतासिर हो रही है, तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको बाउंड्री अपनी मेंटेन करनी चाहिए कि नाउ वी नीड हेल्प, नाउ वी शुड सीक हेल्प। क्योंकि मोहब्बत वहाँ परवान चढ़ती है जहाँ पे बेसिक रिस्पेक्ट महफूज हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी रिमशा रफ़ीक, माहिर नफ्सियात, और अपने से बड़ों पे गुस्सा ना, अपने मातहत लोगों पे गुस्से का इजहार बढ़ चढ़ के करना, ये अच्छा अंदाज़ नहीं है। और मोहब्बत में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन उससे आपका घर का माहौल भी ख़राब होता है और ख़ास तौर पे आपको तो उससे तकलीफ़ पहुंचेगी, असरात उसके नेगेटिव होंगे, आपके इर्द का माहौल और आपके बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। बिल्कुल जी, और इसलिए अपने एंगर पर कंट्रोल करना होगा, बल्कि रेगुलेट करना होगा अपने जज्बात को, एहसासात को और अपने गुस्से को, ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट आप पैदा कर सकें अपने इर्द गिर्द, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर अहम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक अहम खबर है, शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा लापता हो गया है और इस कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी और फिर कराची ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की और तर्जुमान PAA के मुताबिक तैयारा रात 9:21 पर नीचे आता दिखाई दिया है। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रडार से गायब हो गया और तैयारे से जो रडार का राब्ता था, मवासलाती राब्ता बैक वक्त मुनक़ता हुआ। निजी कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। तैयारे में रिजवान अदरीस, फैसल महमूद, तौफीक खान, मोहम्मद हामिद और आरिफ सदीकी सवार थे। लापता तैयारा 28 जून को कराची से मैकेनिकल वर्क के लिए शारजा भेजा गया था। लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार मुतासरा इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद, नुमाइंदे खसूसी। जी सदीक साजिद, अब तक कोई इस हवाले से खबर मौसूल हो सकी कि कहाँ लापता हुआ है, किस इलाके, किस एरिए में? जी, पाक बहरिया के ज़राए के मुताबिक जो हमने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल की है, इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है, उसका दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया गया है और इस वक्त पाक बहरिया के मजमूई तौर पर जो है वो 3 जहाज जो हैं वो इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाक फजाइया का साफ तैयारा भी जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है मसरूफ है। PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन जो हैं ये पाक बहरिया के 2 जहाज हैं, जबकि पाक बहरिया का एक ATR एयरक्राफ्ट था वो भी तुरबत से प्रवास करके मुतासरा इलाके में इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दे रहा है। चूँकि वसी समुद्री इलाका है और जून जुलाई में जो बिखरी हुई लहरें होती हैं उस वक्त उसके बायस जो है जो बहरिया के ज़राए हैं उनका कहना है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाक बहरिया के जो हवाई जहाज हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। और इस वक्त जो ऑपरेशन जो है वो उर्माड़ा का जो साउथ है यानी कि जनूबी उर्माड़ा का इलाका है वहाँ पे जो है ये जारी है, क्योंकि इतलात यही है कि यहाँ पर ये जो तैयारा है कार्गो तैयारा ये लापता हुआ है। और कितना रेडियस है जहाँ पे ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? मुमकिन तौर पे कितने किलोमीटर का ये इलाका होगा और ये क्या तमाम समुद्री इलाका है या इसमें खुश्की का एरिया भी शामिल है? ये तमाम जो है वो समुद्री इलाका है, खुश्की का एरिया नहीं है जहाँ पे इस वक्त जो है ये रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन किया जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पर 4 जहाज जो है वो अब इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और बहरिया के ज़राए का ये कहना है कि जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको जो है वो जारी रखा जाएगा। जिस तरह आपने खुद भी बताया कि इसका राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था, कंट्रोल टावर के साथ रात गए और उसके बाद जो 5 इसमें अमले के अफराद जो थे वो इस पर सवार थे और शारजा से ये मेंटेनेंस के बाद ये वापस आ रहा था। तो ये एक फेरी फ्लाइट भी होती है, तो उस वजह से इसका जो तमाम जो रूट था वो समुद्री था, तो इसी वजह से जो इस वक्त रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन है वो समुद्री जो इलाका है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ठीक है, समुद्री इलाके में किया जा रहा है। अच्छा सदीक साजिद, ये बताइएगा, रात गए कहा जा रहा है कि मवासलाती जो सिस्टम था उसका ताल्लुक था, राब्ता था, वो मुनक़ता हुआ। उससे पहले तक वो रडार के साथ अपने कन्वर्सेशन कर रहा था और वो बता भी रहा था कि उसमें कोई तकनीकी ख़राबी महसूस की जा रही है। उस वक्त तक क्या कन्वर्सेशन हुई है, क्या राब्ते के दौरान बातचीत हुई है कि तकनीकी ख़राबी किस नौयत की है? और फिर उसके बाद अब तक कितने घंटे हो चुके हैं सर्च ऑपरेशन करते हुए, क्योंकि रात गए का तो टाइम बताया जा रहा है, एग्जैक्ट वक्त क्या था इसका तयन हो सका? जी, तकरीबन कोई ये जब दुबई से मस्कत को क्रॉस करते हुए जैसे ही ये पाकिस्तानी हदूद में जो था वो दाखिल हुआ है, तो उस वक्त एक जो कॉल थी वो उनको मौसूल हुई थी कंट्रोल टावर को और उसमें जो पायलट था उसने बताया था कि उसको कोई इसका नेविगेशन जो सिस्टम है उसमें कोई गलती की जो है वो खराबी की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। तो उसके बाद वो कंट्रोल टावर जो है वो उनको गाइड करता रहा कि आप जो है वो अगर आप उसका जो फ्लाइट रडार देखें तो उसमें आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कराची के करीब पहुंचने से पहले ये जहाज़ जो है वो अपनी लैंडिंग पोजीशन की तरफ बढ़ता हुआ था, लेकिन अचानक इसने जो है वो गोता खाया है। अगर आप उसकी जो तस्वीर जो सेटेलाइट के जरिए मौसूल हुई हैं तो उसके बाद इसने अपना रुख ही बदला है और उसके बाद इसका राब्ता भी कंट्रोल टावर से जो है वो मुनक़ता जो है वो हो गया है और किसी किस्म की जो पायलट था उसको मेड जो कॉल होती है इमरजेंसी की वो भी उसने नहीं दी थी, लेकिन उसने इतना लाजमी बता दिया था
कि इसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें वो कोई खराबी जो है वो महसूस जो है वो कर रहे हैं। तो सदीक ये साजिद, उसके किस बाद किस तरह की मुमकिना खदशात मौजूद हैं? क्या समंदर में क्रैश हुआ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि दोबारा से फ्लाई कर गया हो वहाँ से और कहीं और लैंड किया हो? उसके अंदर तकनीकी ख़राबी तो बहरहाल मौजूद थी और उसे नेविगेशन सिस्टम उस तरह से नहीं इंफॉर्मेट कर रहा था या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि उसने किस रास्ते किस डायरेक्शन में जाना है। तो क्या क्या मुमकिनात हो सकती हैं? अभी तक क्या कहा जा रहा है? नहीं, इस साल ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ये समंदर में, चूंकि ये समंदर में लापता हो चुका है, इस बात की तस्दीक कर दी गई है। तो दोबारा अगर ये ऊपर आता तो लाजमी तौर पर ज़ाहिर है इसका पूरा सिस्टम ऑन होता और वे दोबारा कंट्रोल टावर के साथ इसका राब्ता हो जाता, या अगर किसी और जगह पे जाकर ये लैंड करता तो उसका तमाम जो फ्लाइट जो डाटा था वो अवेलेबल होता। लेकिन उसके बाद ये मिसिंग होने के बाद जो है इसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बहरिया के ज़राए और हमारे जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उन सब की तरफ से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये समंदर में ही लापता हुआ है, बोइंग 737। तो इसी वजह से जो है वो अब उसकी जो तलाश का सिलसिला है वो समंदर में ही जारी। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद भी चेक किया बहरिया के ज़राए से, कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस वक्त जो हम जो है वो ऑपरेशन साउथ ऑफ ओरमाड़ा में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इतलात हैं कि वहाँ पे इसका इम्कान ज़्यादा हैं कि वहाँ पे इसकी जो है वो मौजूदगी पे इतला जो मिल सकें। 5 जो अफराद थे, ज़ाहिर है अब जो इस वाले से जहाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनकी जिंदगियों के बारे में पता चलेगा, लेकिन ताहम ये तो कंफर्मेशन है कि ये समंदर के अंदर ही लापता हुआ है। और कौन कौन सी इस वक्त तकनीक इस्तेमाल की जा रही है? जिस तरह से सेटेलाइट के ज़रिए भी यकीनी तौर पे मामूनत हासिल की जा रही होगी, और पाक बहरिया के भी आपने बताया कि लगभग 5 जहाज़ हैं जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी हैं। कितने घंटों में इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो सकता है? जी, बहरिया के ज़राए का ये कहना है कि टाइम फ्रेम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस जहाज़ को ढूंढ नहीं लेते उस वक्त तक इस ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाक फ़ज़ाइया का एक साहब जो तैयारा है, वो इस तरह की जब हादसा होते हैं तो उसके अंदर इस किस्म का सिस्टम होता है कि समंदर की तह में भी चीज़ें जो है देखी जा सकती हैं। और उसके साथ साथ अब जिस तरह ये 2 जहाज़ PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन है, ये भी इस इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हो गए हैं। एक इनका जो है वो एयरक्राफ्ट जो है ATR वो भी इसमें जो है वो शामिल हो गया है। तो इसका दायरा कार उन्होंने बढ़ा दिया है। बाकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं वो भी समंदर के अंदर जो है वो जो फिजिकली इसकी तलाश में जो है, लेकिन लहरें तेज होने की वजह से अभी ऑपरेशन जो है उसमें कुछ मुश्किलात भी आ रही हैं, लेकिन ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सुराग नहीं लगा लिया जाता। और हम दुआगो हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस जहाज़ के अंदर सवार थे कि उनकी जिंदगी महफूज हों और उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सदीक साजिद मौजूद थे, नुमाइंदा खसूसी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि एक तहकीक से ये मालूम हुआ है कि ज़राफ़े बुनियादी दर्जे की रियाजी समझने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि वो मैथ्स अच्छा जानते हैं। इस हवाले से स्पेन में बार्सिलोना के मुहक्किकीन ने 4 चिड़ियाघरों के जो ज़राफ़े थे उन पर तजुर्बात किए हैं, जिनसे ये बात सामने आई है कि ये जानवर बुनियादी मिकदार को समझने या सारा हिसाब किताब करने की सलाहियत भी रखते हैं, यानी कि इनके दिमाग में कैलकुलेटर भी फिट है। जी, और मुहक्किकीन ये भी बताते हैं कि बार्सिलोना चिड़ियाघर के 4 ज़राफ़ों को 2 मुख्तलिफ बर्तनों में गाजरों के टुकड़ों की मुख्तलिफ मिकदार दी गई और इसके बाद उन्हें ऑब्जर्व किया गया। साइंसदानों ने गाजरों के बर्तनों को ढांप दिया। इस दौरान जानवर मुसलसल ये देखते हैं कि क्या इंसानों ने उनमें मजीद गाजर के टुकड़े शामिल किए हैं या फिर निकाल दिए हैं। और ज़राफ़ों ने 68% मौक़ों पर वो कंटेनर्स मुंतखब किए जिनमें गाजरों के ज़्यादा टुकड़े शामिल थे। तो ये साबित हुआ कि हिसाब किताब अच्छा है और कुछ हो ना हो खाने पीने के बारे में उनको समझ में आती है कि क्या चक्कर चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और जिस पर साइंसदानों का ये कहना है कि ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि इसे महज इतफाक़ी या बेतरतीब इम्कान के तौर पर नहीं समझा जाता। इसलिए अगर बर्तन बाउल भरा हुआ था तो उन्हें ये अंदाज़ा हुआ, ये तो वैसे अंदाज़ा भी हो सकता है कि इस बाउल को ये ज़्यादा भरा हुआ, इसका हुजम ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा ही क्वान्टिटी होगी। तो इतनी अकल तो हर जानवर होती है कि ये ज़्यादा बड़ा पीस है गोश्त का, इसको खाना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा बाउल है, इसको खाना चाहिए। इसमें मैथ की कैलकुलेशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, मुहक्किकीन ये कहते हैं तो हम भी मान लेते हैं कि ज़राफ़ों की मैथ बहुत अच्छी है। यहाँ पर जी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अब आपकी हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।